हुड्डा ने क्या त्याग करा था उन लोगों ने कराया। इन बाबू बेटा ने राज चला ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिए, और वे ना आते तो कदे सोच भी ना सकता सीएम बन का। ना तो एमपी तो क्या 8-8 बार बन लिए, वे बन गए के सीएम। फिर खुद क्यों ना बने दोनों बाबू बेटा इकट्ठे आए, एक हल्के में 10-10 आदमी ज्वाइन कर रखे। उनका शोषण नहीं होगा, उनका वध नहीं होगा, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। मन्ना तो तेरी कोशिश करी थी, शैलजा ने कटवा दिया। मन्ना तो तेरी कोशिश करी थी, कैप्टन अजय यादव ने कटवा दिया। मन्ना तो तेरी कोशिश करी थी, तेरा तो रणदीप ने कटवा दिया। अब तो अनिल विज ने कह भी दिया कि तुम तो उन वो क्या लगते हैं तुम्हारे, उनका तो नाम भी नहीं लेते। हुड्डा साहब अपनी कोरी वोट ले आते हैं। अच्छा, आपने हुड्डा साहब के साथ भी काम किया काफी लंबे 30 साल। तो कैसा था स्वभाव, कैसा था उनका? स्वभाव ने तो कोई पढ़ नहीं सकता। अच्छा, हमने तो इतना बढ़िया लगा था वो, अगर अपने माँ बाप का दर्जा दे रखा था, हमने थोड़ी देर तक हमारी शादी को, और उड़ान भाग गया था वहां से। इतनी बगावत क्यों हो गई? कि चौधरी देवीलाल का गढ़ था कि लाल किले को बोल लगा, ताऊ पूरा तोल लगा। आज के नेताओं में जो उन्होंने उस टाइम जुबान करके दी एक सभा में, और वो प्रधानमंत्री पद का भी उन्होंने ठोकर लगा दी, आज है कोई ऐसा नहीं? आज तो इसे नेता है तड़के के मर सांध रहे क्या मैं, और कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं, और 370 का समर्थन करता हूँ। जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा जब सीएम रहे तो उन्होंने रोहतक और उस एरिया का बहुत ज्यादा विकास किया है। कुछ फर्क रहा है, लेकिन मैं ज्यादा बात करूं मेरे भाई रूस से अनुबंध भी हुआ है, सौदे भी हुए हैं, माल भी बट्टा है, कमीशन भी गया है, और किसान तबाह करने का काम भी किया। और टिकट मैं ले रहा था कांग्रेस का, बाबू बेटा देवेंद्र तक ही एक रोड शो कर दे, सम्मानजनक हार हो जाएगी, हरवा तो दिया तुमने, और वो माने नहीं। उन्होंने कहा हुड्डा साहब आ जाएंगे। जिस आदमी की 30 साल साधना करी, उसने साधना बंद कर दी, तो उसने मेरे धक्का मार दिया सटेज, और लोगों ने देखा है वो। तो इससे ज्यादा और अपमान क्या करेंगे, 30 साल की साधना बंद कर। तो हुड्डा साहब का कथन थे, बयान थे कि क्या राज्यसभा के मेंबर विवाह शादियों की घोड़ती होते हैं। तो ये क्या खेल चल रहा है? मिली भगत बीजेपी से दुष्यंत चौटाला वहाँ डिप्टी सीएम बन गए, 10 सीटें ले गए, लेकिन अभय सिंह कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई भी चीफ मिनिस्टर की है। कुर्सी की लड़ाई तो एक तरह से वहाँ भी चल रही है। फिर बेस्ट सीएम आपकी नजर में कौन है? ओम प्रकाश शुक्ला। बेटी आप ऐसा मत करो, आपकी जो भी समस्या है 24 घंटे के अंदर बात डीसी ने, एसपी ने, क्या समस्या है इसकी सोल्व करो, और शाम तक मेरे को रिपोर्ट करो। मुख्यमंत्री है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है अगर परिवार अलग नहीं होता तो आज कुछ माहौल अलग हो जाता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, बंदी बुआरी में तो ताकत होती है। तो स्वागत है आपका खबर हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर, और आज हम पहुंचे हैं बादली से पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी के पास, और इनसे जुड़े हुए इनके जीवन के रोचक तथ्य है, जो भी इनके जीवन का संघर्ष रहा है, किस तरह से राजनीति में शुरुआत की, कैसा सफर रहा, तमाम और भी राजनीतिक बातें करेंगे। और तब आपसे उम्मीद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले स्वागत है जी आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय, और तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा जी, मतलब कैसा चल रहा है जीवन फिलहाल? नहीं ठीक है, परमात्मा भी मेहरबान है और भाई भी मेहरबान है, और ठीक जीवन यापन हो रहा है। अच्छा, तो अगर आप शुरुआत से बात करना चाहें तो सबसे पहले आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की? देखिए, मैंने राजनीति की शुरुआत की नहीं, बल्कि मेरे भाइयों ने मेरे को दिशा निर्देश दिए और प्रेरित भी किया, और राजनीति की तैयारी भी की। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बादली गांव में ही, अपने गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पढ़ा है। एक बार मैं एडमिशन करा दिया था जयपुर टैगोर पब्लिक स्कूल जोटवाड़ा में, वहाँ मैं 2-3 महीने पढ़ा। पर मैं ग्रामीण अंचल का बच्चा था, वो शहर का जो कल्चर था उसमें मैं रंजा नहीं, तो वो जो पैसे वगैरह लगाए थे, पब्लिक स्कूल था, वो बड़ा पब्लिक स्कूल था, उसमें एडमिशन बहुत कठिनाई से होता था। तो जोटवाड़ा एरिया है जयपुर में एक, और वहाँ टैगोर पब्लिक स्कूल था, उसमें एडमिशन 2-3 महीने में मैं वहाँ से घर आकर
और मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। मैं अपनी माँ के साथ रोने लग गया, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। तो उसने कहा ठीक है, फिर तू वहाँ रो रहा यार, जागा ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे, तू मन नहीं लगेगा। फिर मेरा यही एडमिशन करा दिया। तो फिर पहले प्राइमरी स्कूलों में भी टीम होती थी, कबड्डी की, छोटे बच्चों की कुश्ती की। तो उसमें मैं कबड्डी की टीम में हो गया, मास्टरों को लगाव हो गया। तो पढ़ाई में मैं कमज़ोर था, तो मास्टर जी वो खेल से थोड़े लगाव रखते हैं बच्चों से, जो खिलाड़ी बच्चे होते हैं। तो वो पॉइंट भी लिया करते, कैच भी मार देते, और सबसे हल्का था मैं टीम में। अच्छा जी। हाँ, तो उसी थोड़े ज़्यादा प्रभावित थे अध्यापक गुरुजी हमारे सारे। फिर मैं छठी में चला गया। तो छठी में वहाँ फुटबॉल लागू हो जाती है हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो 7वीं से और 10वीं तक फिर मैं फुटबॉल की टीम में हो गया। फिर लास्ट में जो सीनियर लीडर थे उनके साथ खेले। फिर लास्ट में मैं कैप्टन फिर हरियाणा सेलेक्ट हो गए। अम्बाड़ा कैंप लग गया था, वहाँ चले गए। फिर इंडिया लेवल के भी टूर्नामेंट खेलने का अवसर मिला। हाँ बिल्कुल। और इतनी कोई सुविधा नहीं होती थी। 3 रुपये डाइट के 24 घंटे मिलते हैं। और अध्यापक बल के ना बेचारे कुछ वो जो लेके जाते थे बच्चों को, उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ जाता था, पैसे पूरे नहीं होते थे। और धर्मशालाओं में बुक करवाते थे कमरे, उनमें दरी बिछा गए और अपने घर से एक दरी या खेस या कमर बिस्तर बांध कर ले जाना पड़ता था खेलने के लिए, कैंपों में जाने के लिए। फिर हमारा जो गांव है बादड़ी, और नूना माजरा है, बापड़ोदा है, और खेड़ी जट है, मेरा जहांगीरपुर है। तो इनको ब्राजील कहा जाता है, मिनी ब्राजील। अच्छा। फुटबॉल के बहुत अच्छे प्रतिभावान लंबे सूत्र पर इंडिया की टीम में भी अभी ब्राजील भी जा रहे हैं, मेरे क्षेत्र के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे। और क्लबों में भी खेल रहे हैं, मेठी क्लब वगैरह। और अब भी बादली की टीम हरियाणा में 2-3 दिन पहले फर्स्ट आई है समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर फुटबॉल की। मेरे गांव के 7 बच्चे हैं उसमें, जो जज्जर की टीम फर्स्ट आई है। उसमें मेरे अकेले गांव के 7 बच्चे हैं, और पूरे जज्जर और रोहतक से जो हरियाणा चैंपियन हो गई है 5 ही बच्चे खेल रहे थे। तो राजनीति की शुरुआत हाँ, वो कहाँ से? तो फिर मेरे को जिस तरह हम मनीराम थे कोच नूना माजरे के, और उसका लड़का था हरियाणा पुलिस का भोली कहते थे, गोलकीपर। अच्छा जी। तो वो मेरे पिताजी के साथ फौज में रह रहे थे। तो फ्रेंडली मैच रखते थे बादली वाले, गांव वाले, स्कूल वाले, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में फ्रेंडली मैच। तो बादली की जो टीम है उसने बीएसएफ की टीम का इंडिया लेवल पर बहुत बड़ा स्टेटस था। वो डूरेंडर, मोहन बगानर, ये कई कप होते थे देश में, दिल्ली टूर्नामेंट होता था स्टेडियम अम्बेडकर, वो दिल्ली गेट पर जो स्टेडियम है उसमें होते थे, टिकट लगती थी। तो वो उसमें बीएसएफ स्टेटस था उस टूर्नामेंट में, सेकंड कभी फर्स्ट। और मोहन बगान ये जो टीम है पुरानी नाम, ये बहुत जबरदस्त टीम होती थी फुटबॉल की इंडिया लेवल। तो इनमें वो पोजीशन मारता था, फर्स्ट सेकंड या फाइनल तक जाती थी बीएसएफ की टीम, फुटबॉल की जबरदस्त टीम होती थी। तो यहाँ छावला कैंप में वो कोच साहब ने फ्रेंडली करा देता था कि इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो फ्रेंडली मैच बादली की टीम अच्छी है, अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उन्होंने फ्रेंडली मैच करा दिया। तो वो मिलिट्री में मेरे पिताजी के साथ सर्विस कर रहे थे और खेल भी रहे थे, मेरे पिताजी फुटबॉल के प्लेयर थे। तो उन्होंने वो पूछा भाई ये लड़का, तो ये उन्होंने जी वो फौजी का है, क्या नाम है इसके बाप का? तो बोले राम नारायण। बोले वो बॉडी, तो वो नाम तो था बॉडी, और गांव में देहात में कहने लगे बॉडी। हाँ, खेलते थे ना, तो नाम तो था बॉडी और कहने लगे बॉडी, और खेलते ना दांत टूट गया था, फिर बॉडी ही पक गया वो। तो बोले उसका राम नारायण बॉडी का जो बैक खेलता था बादली का? बोले हाँ जी उससे का लड़का है। तो उन्होंने जब इंटरवल हुआ तो रिफ्रेशमेंट अच्छा दिया, गांव में तो कुछ मिलता नहीं था, पानी पी लो बस कुएं का। तो अच्छा रिफ्रेशमेंट दिया और अच्छा मान सम्मान किया, और सब बच्चों को डिपार्टमेंट की तरफ से एक निक्कर और एक टी शर्ट और 50-50 रुपए। और बीएसएफ की टीम के साथ एक गांव की टीम
जो पूरे समूचे भारत से प्लेयर बीएसएफ में थे, वो एक गांव की टीम 2-2 गोल से बराबर रहेगी। तो वो बड़े प्रभावित हुए, डिपार्टमेंटल भी यार इन पे तो ना तो वर्दी है ना एक तरह के निक्कर है, कच्चे पैर के खेलते थे, नीचे के लंगर बांधते थे। अब तो लंगोटी कहने लगे, लंगर होता था और बहुत अच्छी सिलाई करते थे टेलर। तो लंगर और कच्चा पैर का, और कोई कुर्ते में खेल रहा, कोई बुरशट में खेल रहा, कोई काटे रहा, नंगा खेल रहा, तो वो बहुत प्रभावित होगी यार। इंडिया लेवल की टीम है और बेहतर प्रदर्शन करती है, इंडिया लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं उसके गांव की टीम बराबर रहेगी। तो उसने कहा भाई कितने बच्चे सर्विस करते हो, तो उसमें से ज्यादातर प्लेयर कोई डीटीसी में, कोई बिजली बोर्ड में स्पोर्ट्स कोटे से हो रहे थे। तो उन्होंने बताया जी ये इसकी एज नहीं हुई है आपकी, हाँ, और 2-3 साथी और थे, इनकी एज होने वाली है, एज नहीं है, वो स्पोर्ट्स कोटे में ग्रेस मिल जाती है। तो बोले कल तुम आ जाओ अपना सामान लेकर, लिखवा दिया उसने, और तुम्हारी एक ट्रायल करके हमारी अपनी ही टीम में खिला के तुम्हारे को और सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर दोबारा तुम्हारे को 3 दिन का टाइम दे देंगे अपना ट्रेनिंग कर लेना। तो हम आए घर, तो सब मना कर दिया घर वाले कि सारा है तो परिवार, दादा फौज में, बाबू फौज में, चाचा फौज में, भाई फौज में, ना ना फौज में नहीं करना, मिल जाएगी। हाँ, फिर हम मोती नगर स्वतंत्र भारत में होता था, बादली की टीम वहाँ एक टूर्नामेंट था, वहाँ खेल लेगी। तो वहाँ बादली की टीम फाइनल में स्वतंत्र भारत मिल से 1 गोल से हार गई। तो उन्होंने कहा भाई इसमें जितने बच्चे हैं वो मना कर दी, उन्होंने बेरा था बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। फिर 3-4 जगह ट्राई हुई, फिर एक बार गडियार शुरू में 15 अगस्त को टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ के सरपंच थे सेठ जी गुप्ता जी, वो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट कराते थे, कबड्डी, फुटबॉल, फिर शाम को कुश्ती। तो उसमें बादली की और हरियाणा पुलिस का मैच हो गया। तो एक एक गोल की बराबरी पे वो दूसरे ग्राउंड थे कबड्डी के उसकी, और वहाँ मैच चल रहा था। तो फाइनल कुश्ती भी होगी। फिर फुटबॉल का जो मैच है वो 45-45 का लंबे समय तक चलता है, और 10 मिनट का फिर बीच में गैप होता है, वो इंटरवल जो होता है बीच में रेस्ट होता है, वो पानी वगैरह पी ले, रिलैक्स हो जाए थोड़े खिलाड़ी, उसके बाद में साइड चेंज होगा, फिर होता है। फिर जब टूर्नामेंट बराबरी पर रह जाता है तो अब समय देख कर दे देते हैं, तो कंपलसरी 30-5-30 फिर दिए जाते थे। तो वो 30-5-30 का जो टाइम था उसमें अंधेरा हो गया, दोनों टीम बराबरी पर थी। फिर उन्होंने कहा भाई बिजली तो इतने प्रबंध तो होते नहीं थे, कि सेठ जी ने कहा भाई मैं 4 जो है ना गैस, वो जो पंप से मारते थे, गैस का प्रबंध कर देता हूँ, पोल के पीछे भी खड़े हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे, और पेनल्टी स्टॉक मरवा देता हूँ। तो जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी आ रहे थे मैच देखने के लिए, उनका टेंट लगा रखे था, अलग बैठा रखे थे। तो उन्होंने कहा भाई नहीं। फिर उसने कहा दूसरी ऑप्शन और है कि मैं दोनों टीमों को ये जो कप है ये देता नहीं, और आधा फर्स्ट का आधा सेकंड का अपने आप बांट लेंगे। भाई फर्स्ट का 1 और सेकंड का दे नहीं सकता, दोनों टीम बराबर रहेगी। अंधेरा हो गया, लाइट का कोई प्रबंध नहीं होता था। तो उसने साहब ने कहा भाई जो अगला जो टूर्नामेंट होगा अगले इतवार को, 15 अगस्त की छुट्टी थी, 15 अगस्त को फाइनल होते थे वहां। इतवार जो पहला इतवार आएगा उसको गुड़गांव पुलिस लाइन में, हाँ, सारा खर्चा मेरा, और प्रति खिलाड़ी 1-1 ट्रैक सूट, जीतने वाली टीम को भी हारने वाली टीम को भी, और सारा प्रबंध और रिफ्रेशमेंट हमारे पुलिस लाइन के ग्राउंड में बुला लेंगे, और जो आपका इनाम है सरपंच साहब आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, वहीं लेकर आ जाओ। तो उन्होंने तो डिपार्टमेंट था, स्टेज वटेज सब कुछ, माइक वाइक अरेंज पाया जी। तो वहां जब गए तो बादली ने 1 गोल से हरा दिया हरियाणा पुलिस की टीम को, एक गांव की टीम। तो वो बड़े उच्च अधिकारी बुला रखे थे, ऊपर जबरदस्त मैच है। तो उन्होंने भी 4-5 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया ना, कभी नौकरी कर लो तो वो सब पहले ही लगे हुए थे। हरियाणा पुलिस, बिजली विभाग वेल सेट थे, उनकी सीनियरिटी खत्म हो जाती, डीटीसी में भी लग रहे थे।
दिल्ली पुलिस में भी लग रहे थे। तो उन्होंने कहा जी 2-3 है इनकी ना हुई है और पुलिस की नौकरी आ गए हम। फिर हमारे ही भाई साहब थे के.डी. शर्मा, बहुत सारे बच्चों को नौकरी, बड़े महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने मेरे को बोले यार वो लाजपत नगर है ना, हमारे डिपार्टमेंट की फुटबॉल की टीम की ट्रायल है, तू यार अब कर ले। ट्रायल दिया वहां। माँ जी ठीक है। मेरे ताऊ का लड़का था दिल्ली पुलिस में, वो भी हॉकी का प्लेयर था, हवलदार भर्ती हुआ श्रीओम, गुजर गए, सौरक्षदार के मेरे भाई। उससे मैं संपर्क करे, शाम को वो ड्यूटी पर था। ले ठीक है, मैं तेरे को कल लेके चलूंगा लाजपत नगर और मैं अपने डिपार्टमेंट में अधिकारियों से बता दूंगा जी ये मेरा भाई है ना ट्रायल। और उन्होंने नाम भिजवा दिया मेरा के.डी. साहब ने। तो वहां जाते ही होना था, सिलेक्शन हो गया। DDM 2 गए थे हम बादल हल्के, 1 का हो गया। तो मैं स्पोर्ट्स कोटे थे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में लग गया। घर वाले ने भी कह दी भाई ये तो दरवाजे पे नौकरी है और बढ़िया महकमा, या कर लो। फिर मैं अपने भाई धीरपाल के संपर्क में आ गया। 10वीं तक मैं पढ़ गया, तो मास्टर पास कर दिया करते, फिर आ गया बोर्ड का। फिर मेरे तक पास हुई नहीं करी 10वीं। हाँ, तो भाई साहब के संपर्क में आ गया धीरपाल के। मैं उसके साथ रहने लग गया। तो क्लब में जिस तरह टूर्नामेंट कराते हैं हमारे सदियों से चला रहा, फुटबॉल महाकुंभ, 5 दिन के टूर्नामेंट, 4 दिन 5 दिन, अगर फैसला ना हो तो 7 दिन करने पर बढ़ा देते हैं। जो हमारे नए नए जो बच्चे हैं प्रतिभावान, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपना काम संभाल रहे हैं। और अब भी हमारे गांव में बहुत निष्पक्ष और स्टेट इंडिया लेवल का टूर्नामेंट होता है। दिल्ली की भी सैकड़ों टीमें भाग लेती है और बड़े बड़े जो प्रतिभावान पुराने खिलाड़ी है, कोचेज है, उन सबको इनवाइट करके सम्मानित करते हैं मेरे गांव में। तो फुटबॉल महाकुंभ होता है बादली में। तो भाई साहब के संपर्क में आगे, जिस तरह जब हम नौजवान थे तो चंदा वगैरह करके और निष्पक्ष टूर्नामेंट कराते थे। बस जीतने की बात नहीं है, संदेश ये जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भाई निष्पक्ष टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो उसमें अपने भाई थे हमारे MLA साहब। तो मैं तो 16 साल का था, 80 से 82 में थे शेयर 82। उससे पहले वो ट्रायल हुई थी, उसमें लग गया था नौकरी। फिर मैं भाई साहब के साथ रहता था धीरपाल जी के। वो बड़े नरम स्वभाव के बहुत ही महान पुरुष थे। तो उन्होंने बस सीख गया राजनीति उसके साथ। तो फिर जो क्लब चलाते थे, चंदे का जो मास्टर थे R.K. टेलर हमारे, उसकी दुकान पे हिसाब देते थे। 1-1 रुपए का हिसाब होता था। जो पैसे बच जाते थे तो वो मास्टर जी में जमा करा देती थी कमेटी। 5, 10, 2, 15 बालक जो थे नौजवान टूर्नामेंट करा करते, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहता था। तो उसमें वो जमा करा देते थे। तो वो गाँव वाला ने सोची यार ये ईमानदारी से काम करते हैं। जब तक मेरे पिताजी रिटायर आ गए थे, वो भी समाज सेवा में जुट के और वो कई संस्थाओं के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बना दी। तो उससे प्रभावित होकर गांव वालों ने 2 गाड़ी लेकर विकास सदन में हाजिरी लगाने जा रहा था। 10-15 दिन की इकट्ठी लगा देते थे, खाली रहता था रजिस्टर। जाओ और अपनी तनख्वाह लिया, कैंप कहीं लगा, टूर्नामेंट हो तो भाग ले लो, प्रैक्टिस करना आ जाओ। न तो अपने भारी तो गाँव में होती थी, कोच वगैरह प्राइवेट थे, सब गाँव में कर लेते थे। हम तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और कभी कंपलसरी होता था, कैंप लगते थे 5-5 से, तो चले जाते थे, वही रहते थे। तो भाई साहब के साथ रह कर इस तरह गाँव वाले गए विकास सदन में। उस दिन जा रहा था, उन्हें पता चला दिल्ली जा रहा है। तो विकास सदन में जैसे ही मैं अपनी मारुति 800 कार थी मेरे पर, जैसे पार्किंग में लगाई, उतरा तो बोले यूर है मक्की होगा। देखा मैंने मेरे साथी जो मेरे पर मेहरबान थे, जिनकी वजह से मैं MLA तक पहुंचा, वो सब साथी जब भाई गांव इकट्ठा हो गया, सरपंच बनाओगे तेरा मैं कौन सरपंच बना, यह नौकरी भी छूट जाएगी। बोले ना पक्कम। कितनी उम्र थी आपकी जब? मेरी उम्र 20-22 साल। मैं लग गया था 16 साल का नौकरी। तो छूट मिल जाए ना स्पोर्ट्स कोटे से, तो कंडीशन लागू नहीं होती कोई, बस ट्रायल में पास होनी चाहिए या आपका स्टेटस हो भाई इंडिया खेले हूँ, पार्टी की है, मैंने स्पीट करी है। तो इस तरह के सर्टिफिकेट वगैरह थे सारे। तो फिर उन्होंने देख लो यार, उन्होंने चल तू जल्दी
फिर मैंने चाय वाय बनवाई, बाहर बैठी दो चाय दो नुआ था ही 30-35 आदमी थे, 2 टेम्पो करके ले जा रहे थे बुड्ढे 4 व्हीलर टाइप। चलो भाई, तो गाँव में आए, घर आगे आदमी बैठे थे। चलो 4-5 बजे के बीच में गांव इकट्ठा हो गया चौपाड़ में। हमारा पन्ना है, चूड़ान पन्ना, बहुत बड़ा पन्ना हमारा, उसमें इकट्ठे हो गए चौपाड़ में। तो 2-4 विरोधी आए, उन्होंने उकसा दिए भाई हम भी लड़ाएंगे, पर गांव वालों ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया भाई इसको सरपंच का उम्मीदवार, इस लड़के को वहाँ। ये कितने सन की बात है ये, अगर याद हो तो? ये 91 की। 91 में फिर आप सर्वसम्मति से सरपंच बना दिए ना, फिर फार्म भर दिए कई भाइयों ने, प्रजातंत्रता उनको मौलिक अधिकार। फिर चुनाव हो, फिर भारी बहुमत से गांव वालों ने मेरे को जिता दिया। हाँ। यहाँ से एक तरह से कह सके आपकी हाँ, राजनीति की शुरू शुरुआत हो गई थी। फिर मैं रहा भाई देवपाल का, और जनता दल होता था, समता पार्टी से भी समझौता हुआ INLD का, तो मैं भाई साहब के साथ रहता था। फिर जब साथ आते जाते थे तो जननायक चौधरी देवीलाल के संपर्क में आ गए, तो उनसे जब पैर चुच करते रहते जाते तो सीधा मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बन गई वहाँ। तो साहब से सीधा मिलने का भी अवसर मिलता, जाते भी हरियाणा में तो वहाँ भी 20 पैसे लग गया थे, पास बन गया था DTC में। दिल्ली के बॉर्डर पे हमारा गाँव, इस बात का बड़ा लाभ मिलता था हमारे। तो घूमते रहते, गाड़ी में भी चले जाते, बस में भी चले जाते, बॉर्डर पर खड़ी कर देते। बुलेट मोटरसाइकिल थी, स्कूटर थे, वे भी मतलब दाल रोटी का गुजारा था। भाई सारे सर्विस पे थे, पिताजी सर्विस पे थे, 3 भाई थे, तीनों सर्विस पे थे, मैं सब तो छोड़ता हूँ। तो उसमें शुरुआत होगी राजनीति। फिर हमारी रिजर्व होगी, जिला परिषद भी और सरपंची भी। फिर गांव वाले शिवजी मंदिर में इकट्ठे हो गए। फिर वो बोले भाई हाथ में लेने दो तो चाहिए, भाई तो हमारा मंत्री है, कदे चंडीगढ़ हो कदे कितो, तू तो यही रहे। तो उन्होंने फिर जिला परिषद में मेरे घर वाले को उठा दिया और भारी बहुमत से जिता दिया। तो उसके बाद सन 1996 में आ गया, टिकट का मैं दावेदार हो गया। हमारे चाचा थे ईश्वर शर्मा, पेड़ पासी बादली से ही निकास है, कोई फर्क नहीं, वो भी थे। एक थे राठी साहब कैप्टन खरर के, वो भी थे। धर्मपाल मलिक अध्यक्ष था। धर्मपाल मलिक ने भजनलाल के पास ले जा गया और ये कह दीजिए इस छोरे ने मेरा जलसा करा था, 3000 आदमी इकट्ठे कर दिए, सरपंच भी रह रही हो जिला परिषद आपके बारे में। हाँ, अगर चुनाव देखना है तो इसको टिकट दे दो। 91 में हुड्डा के साथ कांग्रेस में चला। अच्छा, उन्होंने कह दिया 29 तारीख को तेरे को टिकट दे देंगे। हमारा चाचा ईश्वर ने बता दी कि यो तो भाई जब हुड्डा की उसकी खिंच चुकी थी 96 तक, और यो तो हुड्डा का आदमी है और उसकी कोठी पर डटा है, पहले इन्हें लोग का कार्य करता था, देखभाल की गैल रहता था, और यो हुड्डा की गैल हो लिया 91 के चुनाव में, और MLA बनने के कीटाणु है, और बामणा में इसको टिकट देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना इसने जानते बादल हल्के तो बाहर के, और मैसेज जाना चाहिए पूरे समूचे हरियाणा प्रदेश में कि ब्राह्मणों को भी टिकट दिए, इसने ना जानता कोई। और ये हुड्डा का आदमी है, 20 नंबर कोठी में क्या रहा। तो 29 तारीख को 4 बजे शाम को सब कैंडिडेट बुला रखे थे, जो भी संपर्क सूत्र थे। मैं गया तो मतलब 1 नंबर CM सूट में वो मिला रहे थे। मन्नत जी 5 उसकारे भजनलाल जी के नमस्ते करी, और वो बोले भाई आप बादली से हो ना? हाँ सर आपने कही थी 29 तारीख को टिकट देंगे, 26 को, इतना बड़े हल्के में हाथ जोड़ा। और मैं बुलाया था जी आप? बोले हाँ तेरे को बुलाया तो था। तू रहता कहाँ है? दिल्ली में। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कोठी पर 20 नंबर में जी। मैं तो खुश होकर बताई मन के मेरा ईद आपस में लाख भाग है, ले भगाओ इसको, ये तो धोखा हो गया था। मैंने तो गेट तक खदेड़े के पुलिस वाले, ये टिकट। हाँ 2000 में बीच में बंसीलाल की सरकार गिर गई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार बना ली, तो वो समय से पहले चुनाव करा दिया 1 साल बाद। अब वो काफी मतलब पक्ष में थी जनता और लहर थी इनेलो पार्टी की, तो मांगा तो थे टिकट पर, नहीं बेरा था भाई माहौल ठीक नहीं है। तो आगे उनका अब ठीक है, मैंने तो दे दिया टिकट नरेश। वो टिकटार थी, घबरा गया, वो टिकट कैंसिल हो गया, अनपढ़ हो गई या उल्टा दे गया, जो भी हुआ घटनाक्रम, मैं उसका समझीद नहीं।
फिर मेरे को रात को हुड्डा साहब ने बुलाया। ये उसी टाइम की बात बता रहे हो आप जब भजनलाल जी ने आपकी मतलब टिकट ना कटी थी? 2000 की 2000 की। अगले चुनाव। तो उन्होंने मेरे को कहा भाई तेरे को लड़ना पड़ेगा। मैं जी आपने मना तो कर दिया था दिन में मेरे थे, और मेरा जुगाड़ भी ना है। मेरा तो बाप फौज में हौलदार था, मैं भट्ठा लगा रखा उसमें मंदा चल रहा है, टोटे तो लट्ठम लट्ठा हो रहे, मेरा चुनाव लड़ने का जुगाड़ बोले नहीं नहीं ये पार्टी का आदेश है, तू मेरा भाई है, मेरा आदेश है। तो कोई टिकट उठनी है नहीं था, लेना था, कोई टिकट मांगनी है ना थे, सारे हट के उल्टे। चौटाला का राजा है, चौटाला साहब का, और जी उन्होंने मेरे को टिकट दे दिया तो फाइट में आगे जबरदस्त मुकाबला हो गया। मेरा भाई है इन लोगों का कैंडिडेट था, इन लोगों की लहर थी, जब चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट थी। समूचे हमारे हरियाणा प्रदेश में, हमारे एरिया में तो ज्यादा प्रभाव था। तो मुकाबला हो गया, फिर वो भादरगढ़ कांड हो गया, लाठी लूठी चार्ज होगी, जो भी होया वो डिक्लेयर कर दिए इन लोगों के नफे सिंह और भाई हमारा देवपाल जी, नफे सिंह राठी जी और देवपाल जी, वो विनर हो गए। केस क्या चलते रहे, बाद में फैसले वैसले आए, उनकी कोई अहमियत नहीं। 2005 में फिर हुड्डा साहब ने फिर अपने रिलेटिव था, इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट था, हमारा भाई था पहलवान जी चतर सिंह जी, जबरदस्त कार्यकर्ता था वैसे वो भी। दो ही उम्मीदवार थे मुख्य, पहलवान जी को टिकट दे दिया। पहलवान जी को टिकट दे दिया तो प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार था, विधानसभा के मेरी गुड़िया खाप के भाई इकट्ठे हो गए, और मैं तो गरीबी से जूझ रहा था। भट्ठों में मंदा आ गया था, भट्ठे थे, लेकिन मंदा इतना आ गया, कई तो सुसाइड करके थे भट्ठे वाले, कर्ज में दबुआर होकर। वो बहुत भयंकर परिस्थिति, 4-5 साल का मंदा था और तबाह हो गई थी भट्ठे वाले। तो इधर मंदा था, उन्होंने फिर मेरे को कहा भाई अब तेरा टिकट तू एक बार हार लिया। माँ जी पहले रिकॉर्ड तो देखो, सबसे ज्यादा वोट आज तक जितने चुनाव हुए प्रतिशत के आधार पर भी और काउंटिंग के आधार पर भी किसने ली, 24,000 वोट ले रखी है जी। 22 साल जीतता था, 23 साल जीतता था, 26 साल जीतता था, 30 तक तो कोई जाए नहीं था। तो बोले नहीं, मन दे दिया टिकट। बस फिर मेरे भाई मेहरबान हो गए, गुड़िया खाप इकट्ठी होगी, हल्के के भी चारों तरफ के लोग आ गए, और मैं तो मेरे भाइयों की मेहरबानी से इन्होंने चुनाव लड़या, इन्होंने पैसा खर्च किया, इन्होंने व्हीकलों का किराया दिया, इन्होंने पेट्रोल पंप आके दिए, मैंने तो भाई मेहरबान हो गया, हाथ जोड़े। आपने और 2005 में लड़ाई इलेक्शन लड़ लिए, इंडिपेंडेंट खाप ने इकट्ठा होकर हल्के का सहयोग लेकर और एमएलए बना दिया। फिर बातचीत हुई, सब मिले करे, निर्दलीय थे तो आदर सत्कार कराया, चाय पानी के भी दौर हुए। फिर मैंने अपने भाइयों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला भाई ये इलाके की चौधरी लेने के लिए तनु हुड्डा साहब का साथ दिया, 15-20 साल हो गए पार्टी में काम करते, विरोध का भी सामना कराया, झगड़े भी हुए, पिटना भी पड़ा, खदेड़े भी गाँव में थे देवीलाल की भक्ति में। अच्छा, ये हाँ जी, पिटने का जिक्र किया, तो लड़ाई झगड़े भी हुए, ईंट भी लगी, चोट भी लगी। हाँ, चौधरी देवीलाल का बहुत ज्यादा प्रभाव होता था, जननायक चौधरी देवीलाल का, और हुड्डा की इतनी नहीं होती थी ग्रामीण अंचल में। तो संघर्ष करना पड़ा बहुत लंबे समय तक। तो इनका तो कुछ आधार बनया है, तो 2005 में 2000 के बाद में बनया है। जीत जाना अलग बात है, अदर कास्ट की वोट कांग्रेस को पड़ जाती थी, लेकिन लीडरशिप नहीं थी। लीडरशिप तो तय जब हुई है जब ये सीनियर लीडर स्तंभ हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो माने जाते हैं, पार्टी से ऊपर उठ के बात करता हूं, जब इसका साथ दिया ना, रोहतक की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि में जिन्होंने संघर्ष कर रखा है, श्री किशन हुड्डा, आनंद सिंह डांगी, डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यान, मैं, हम सब ने त्याग और बलिदान दिया है। जो चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल की कैबिनेट के मंत्री थे, एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे, हुड्डा ने क्या त्याग करा था, उन लोगों ने कराया। इन बाबू बेटा ने राज चला, ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिए, त्याग और बलिदान कराया तो उन ने कराया, पदों को ठोकर मार दी इलाके की चौधरी लेने के लिए, और फिर त्याग और बलिदान दिया उस
चौधर को सकारात्मक रूप से चलाने के लिए इन्हें क्या कराया, उन्हें कराया त्याग। तो जिन्हें त्याग और बलिदान का परिचय दिया और वे ना आते तो कदे सोच भी ना सकता सीएम बनने का। वो लीडरशिप तय होगी वे साथ आने से। अभी इस क्षेत्र के जो है सीनियर लीडर जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ संघर्ष किया है, उनकी बहुत ज्यादा अत्यधिक राजनीतिक सोच है और सूझबूझ के बहुत ज्यादा माहिर है वे राजनीति में। उन लोगों ने साथ दिया है। जब राज की तरफ मुंह आया है ना, तो एमपी तो क्या 8-8 बार बन लिए, वे बन गए के सीएम, 7-7 बन गए, वे बन गए के सीएम। अब ये भी कह रहे हैं ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरह से धरातल के लीडर हो गए हैं और हुड्डा और दीपेंद्र ने तमाम विधायक बनाए हैं, तमाम बयान चलते रहते हैं। इसको किस तरह से देखते हो फिर खुद क्यों अपने दोनों बाबू बेटा कट्ठे हार गए? धरातल के लीडर होते तो अपनी सीट ना काट लेते। दोनों कट्ठे कैसे हार गए? धरातल के लीडर हारे थोड़ी करे। धरातल के क्या लीडर है? प्रायोजित प्रोग्राम है, एक हल्के में 10-10 आदमी ज्वाइन कर रखे। उनका शोषण नहीं होगा, उनका वध नहीं होगा, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा, उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, धोखा नहीं कर रहे उनके साथ। तो बताओ आप उनको किस तरह से नकारेंगे फिर? जिस तरह आप कह रहे हो एक हल्के से 10-10 उम्मीदवार हो रहे हैं, तो उनका अंतिम झूठ बोल शोषण चलता रहेगा, तो फिर उनको बोलेंगे क्या लास्ट में टिकट देने की बात आएगी? तो झूठ बोलेंगे उन तई। मन्ना तो तेरी कोशिश करी थी, शैलजा ने कटवा दिया। मन्ना तो तेरी कोशिश करी थी, कैप्टन अजय यादव ने कटवा दिया। मन्ना तो तेरी कोशिश करी थी, तेरा तो रणदीप ने कटवा दिया। बहनी वाला तो कहेंगे मन्ना तो तेरी कोशिश करी थी, किरण ने कटवा दिया। माना मानी उनका बैर बंधवा देंगे। और जो ये ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये कोई सी पार्टी में धना आते, ये किसी पार्टी में चले गए तो कि बुझे बोले ये उड़ना खप्पे ना इन्हें शूट कराया ना उस पार्टी ने ये सुहाए। कोई किससे पार्टी ज्वाइन कर ले वो उसमें करवा लेगा, इनकी ये ना बुझे किसी ने भी। और जो ये बुढ़ा कल्याण लाग रहे है ना, 7 एक दिन ज्वाइन करे, 9 एक दिन ज्वाइन करे, ये कहता पटना तना है ना झारखंड मुक्ति मोर्चे था है। इसमें तो आधे लोग वे हैं जो कांग्रेस पार्टी तो 6 साल तक काट दिए थे और जो टिकट दिवाने में असफल रहा। और कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे लीडरों के हिस्से में टिकट आए थे, वहां इसने इन सब लोगों का उपयोग नहीं दुरुपयोग करा था। ये इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए और ये खुद भी हार गए, इन्होंने कांग्रेस को भी हरा दिया। तो ये सारे प्रायोजित मैच थे और लाइजनिंग की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये बताना चाहूंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की भूमिका खाने मारे हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी का विपक्ष की भूमिका निभाने का समय आता है और बीजेपी की नकार और मक्कार सरकार जो लोकहितों को रोंदने का काम करती है, तो उसको जब रोकने का काम करना चाहिए, मजबूर करने का काम चाहिए, या उनको हर हाल में इस तरह के फैसले लेने का या वापस करने के लिए जिस तरह किसान आंदोलन मजबूत विपक्ष की भूमिका तो निभानी चाहिए। ये तो वॉकआउट करेंगे। अब तो अनिल विज ने कह भी दिया कि तुम तो वो क्या लगते हैं तुम्हारे, उनका तो नाम भी नहीं लेते। अमित शाह का और मोदी का तो ही ना किसी मंच से नाम आया, ना किसी जलसे में नाम आया, ना किसी लोकसभा सभा में नाम आया, ना कदे विधानसभा में आया। तो ये प्रायोजित प्रोग्राम नहीं क्या? कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो सुभाष चंद्रा जी चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया ओम प्रकाश चौटाला ने 21 वोटों का, वो 21 वोट भी पड़ जाती है और एक अकेली किरण चौधरी वोट डालती है और शाही प्रकरण की भेंट चढ़ जाते हैं। हुड्डा साहब अपनी कोरी वोट ले आते हैं और कह रहे मैंने तो सोनिया जी को बोल दिया था ये तो नहीं होगा। तो पार्टी का अनुशासन का क्या हुआ? आप सोनिया से भी बड़े हैं, पार्टी से ऊंचे, आप पार्टी का जो डिसीजन हो गया आप उससे बड़े हैं, आपको निश्चित सर्वप्रिय है, आप मानते हो नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन सी कांग्रेस के हैं, कौन सी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाई है। और पहले तो हाथ से हाथ मिलाने की बात, आज तो हाथ तोड़ो आंदोलन हो गया। आज कहते थे विपक्ष आपके समक्ष, आज हरियाणा प्रदेश की जनता जन जन ये जानना चाह रहा है आपके गुर्गों को छोड़ दे दो जिन्होंने माल कमा रखा है, दलाली कर रखी है, बेनिफिशरी है, जो वो दोबारा चांस चाहते हैं। विपक्ष कौन सा विपक्ष आपके समक्ष? 23 जी जम्मू कश्मीर के अंदर जा गए, केसरिया पगड़ी और केसरिया मास्क पहन कर फिर वो भी दिखा रहे थे कि या तो हमारी हठ धर्मी माने, हमारे को कांग्रेस पार्टी से बड़ा माने, हम जो कह रहे वो सही है और जो कह रहे वो गलत है, और हमारे हितों की रक्षा कांग्रेस करे, नहीं तो हम बीजेपी का रूप धारण कर चुके हैं।
एक कदम का फैसला है बीजेपी जाने। अच्छा, आपने हुड्डा साहब के साथ भी काम किया काफी लंबे समय 30 तक। साल। तो कैसा था स्वभाव, कैसा था उनका? नहीं, स्वभाव में तो कोई पढ़ नहीं सकता। अच्छा। स्वभाव को नहीं पढ़ सकता कोई भी, उसके स्वभाव ने वो ही जाना है। हमने तो इतना बढ़िया लगा था वो, अगर अपने माँ बाप का दर्जा दे रखा था, हमने थोड़ी देर था हमारी साथ भी धोखा हो जाएगा। हम तो भाई साहब अंधविश्वास, अंध भगत नहीं, समर्थन तो दुनिया दे है। हाँ। पहले 2 आदमी जिन्होंने उसके लिए दिन रात जान कुर्बान करने तक तैयार थे, खरड़ से मेरे बादल विधानसभा में छतरी पहलवान था और मैं था। मैं इनसे जुड़े 91 में, इनको जब्बू वाले पर हुआ था, वह विरोध हो गया था, वोटिंग हो गई थी, और हमारे बहुत ही अजीज और स्वर्गवासी हम तो वो संत द्वारीलाल जी टिकट ले गए थे साथ एमएलए का इनकी, और वहाँ इनका बहिष्कार हो गया था, और संत जी तो भाग्य नहीं और उड्डान भाग गया था वहां से। रोकने की कोशिश करी, बोले नहीं ऐसे सरपंच खड़े देखो यहाँ दंगे हो जाएंगे, यहाँ हिंसा हो जाएगी, यहाँ विवाद हो जाएगा यहाँ, और चले गए। फिर चौधरी रणबीर सिंह ने आके बातचीत करी, भाई सरपंच का घर कौन सा, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा था अपने ग्राउंड में फुटबॉल की, तो बुलाया वहां से, मना कर शरण लिए चौधरी साहब के बड़े बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा भाई हमारा तना अपने बेटा बना के ले जाओ, तू मदद कर बेटा, जलसा करवा। वो जलसा भी करवाया, थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठे गए, 150 4 बुलावा थे, 4 भाज्या थे, तो इस तरह कुछ कर आगा हाथ पा जोड़ जाड़ के लोग होता है, कुछ उसके साथ आगे 150 आदमी 150 आदमी हमने भी इकट्ठे कर दिए, और छोटी चौपाड़ दी, हरिजन चौपाड़ में प्रोग्राम करा था, और वो भीड़ भाड़ में रियो तोल ताल कर ड्रामेबाजी करके, और इन्होंने पहले पेजों पर खबर लगवा दी, बादड़ी में ढोल नगाड़े स्वागत ढोल बजवा भी रखा था हमने। तो वहां जलसा करना तो 7 समुद्र पार जाना था, जब तो भाई भी मारा एमएलए था, और चौधरी देवीलाल का वर्चस्व था। मैं बीच में टोकूंगा, इतनी बगावत क्यों हो रही थी उस टाइम की? नहीं, चौधरी देवीलाल का गढ़ था, चौधरी देवीलाल को ही नेता मानते थे, उनके कद के बराबर तो कोई हरियाणा में नेता होया नहीं। सब ने अपने नजरिए से अपने तरीके से काम कराया, हरियाणा के लिए भला कराया, सीनियर लीडरों ने सौरभ चौधार के, पर उस तो इंडिया लेवल पर कद स्थापित किया उन्हें, प्रधानमंत्री बन के इतना बड़ा त्याग और बलिदान कराया कि जनता आवाज देती थी कि लाल किले पे बोल लगा ताऊ पूरा तोल लगा। वो कोई आड़ती की दुकान थोड़ी कर रहा था, उसने गेहूं अंदाज तले थोड़ी तोलने थे, उसने न्याय की बात करनी थी, इंसाफ करना था देश के साथ। लाल किले तो बोल लगा ताऊ पूरा तोल लगा। तो जब चौधरी साहब को पूरा पार्लियामेंट सदस्यों ने पूर्ण बहुमत से पगड़ी बांध दी कि जी आप प्रधानमंत्री की शपथ लो, समय सीमा निर्धारित करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने राजस्थान से एक जनसभा में ये डिक्लेयर किया कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, मैं तो जगत ताऊ हूं और ताऊ बना रहूंगा, और किसान वर्ग के लिए संघर्ष करता रहूंगा आजीवन। मैं प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बनाऊंगा, और वो प्रधानमंत्री का जो ताज भाईचारे की सम्मान की सूचक जो पगड़ी थे चौधरी देवीलाल को पार्लियामेंट मेंबरों ने बांधी थी, वो वीपी सिंह को परा कर और शपथ समारोह की तैयारी करवा दी और उसको प्रधानमंत्री बना दिया। मतलब पूरी दुनिया में ऐसी दूसरी मिसाल नहीं है संसार में। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जिस तरह से आज के नेताओं में जो उन्होंने उस टाइम जुबान कर दी थी एक सभा में, और वो प्रधानमंत्री पद का भी उन्होंने ठोकर लगा दी एक तरह से, आज है कोई ऐसा नेता? नहीं, आज तो इसे नेता है तड़के के मर सांझ ने क्या मैं इसे नेता तो कांग्रेस ने घोषणा ना कर दी थी, आज कांग्रेस को दरकार पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक मंडी में रैली करके 19 में डिक्लेयर नहीं करा, और कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही, और 370 का समर्थन करता हूँ। और मैं न्यू भी बूझना चाहूँ कि 370 तो सेंटर की सरकार ने तोड़ दी, ये मनोहर लाल खट्टर की ताली बजाओ इनका क्या लाग रहता है इसमें, और वे पार्टी के हैं, एक एक कार्यकर्ता जश्न मनाओगा, एक एक उनकी पार्टी की नीतियों का समर्थन करेगा, हैं उनको 3 लाख प्लाट दे दिया हरिजन आता ही, मैं बुझू खट्टर का तो 370 तोड़ने में कुछ ना लग रहा था। घर की बहिर का लिखनिया
गांव के दलित वर्ग के भाई प्लाट लेनी और सरपंच देनिया। सरकार ने कौन सा प्लाट दिया? सरकार का प्लाट तो वो हो जाए एक बार करके जिस गांव में जमीन ना थी उसमें दलित वर्ग के भाइयों को प्लाट देते, जो हम आगे आने वाली सरकार इन लोगों की होगी और ये करके दिखाएंगे। 101% हर गांव के अंदर प्लाट दिए जाएंगे दलित भाइयों को, ये वचन दिया है चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। अब हरियाणा के एक छोर में बात ये चलती है कि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा जब सीएम रहे तो उन्होंने रोहतक और उस एरिया का बहुत ज्यादा विकास किया है। आप मतलब इस एरिया से ही संबंध रखते हो, तो क्या कितनी क्या सच्चाई इसमें? नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए था, कुछ फर्क रहा है, लेकिन मैं ज्यादा बात करूं मेरे भाई रूस जाएंगे। जो राजा है ना वो 36 बिरादरी का और पूरे प्रदेश का होना चाहिए और सामान्य रूप से काम होने चाहिए, और कुछ 19-21 का फर्क रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब पार्टी छोड़ने से बात लगाओ, कांग्रेस से आपका फिर मोहभंग कब हुआ? मतलब किस सन में आपने फिर कांग्रेस छोड़ी और INLD को ज्वाइन किया? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल और अपने भाई वीरपाल के साथ काम किया, कोई ज्यादा राजनीतिक पार्टियों में नहीं रहा। मैंने तो मोह भंग होया ही नहीं। अच्छा। सच्ची बात कहे तो नुकसान हो जाती है। आज झूठ फल फूल रहा है और सच बोलने वाले कुंड में बैठने को मजबूर हो जाते हैं। मेरा कोई मोह भंग नहीं हुआ, इन्होंने मेरे को बार बार अपमानित करने का काम किया। 30 साल इनके साथ संघर्ष किया, बुरे से बुरे टाइम देखे, बुरे से बुरे प्रदर्शन हुए, बुरे तो बुरा व्यवहार हुआ, सब कुछ झेला और साथ दिया। और एक एजेंडा था कि रोहतक जिले की चौधर लाएंगे, और हमने की बेरा दबाड़ खेतन खा जाएगी। उसका परिणाम यह हुआ हमारी जमीन बेच खाई। आज किसान बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। रिलायंस वाला उसी जमीन में से तो 22 लाख रुपए ली थी 50 और 70 हजार रुपए गज तक बेच रहे हैं, चांदी काट रहे हैं। जितने का एक किला लिया था उससे तो 3 गुने का 4 गुने का एक प्लाट बेच रहा है 100 गज का। तो हम लुट के बैठ गए, आज तो कुछ बचा नहीं। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारे को कोसेंगी कि क्या थे हमारे बड़े बुजुर्ग जमीन बेच के। आज जो कानून है HSIDC का भी, हुड्डा का भी, DDA का भी, GDA का भी, जो भारत की भूमि अधिग्रहण चाहे वो राज्य की हो चाहे वो स्टेट की हो अथॉरिटियां है, वो भूमि अधिग्रहण बिल में संवैधानिक प्रक्रिया है ये कि जिस किसान की जमीन ली जाएगी और वो बिल्डअप होगी, उसमें प्लॉट कट्टे चाहे इंडस्ट्री के या आर जोन के, तो उसके अंदर एक नौकरी योग्यता के आधार पर और रेशो के आधार पर जिसकी जितने एकड़ जमीन जाएगी 262 गज का प्लॉट प्रति एकड़ हर राज्य सरकार और सेंटर की सरकार भी देगी। और कई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेंगे तो किसान भाइयों के पास फिर 5-6 ऑप्शन है, लोअर कोर्ट से लेकर माननीय हाई कोर्ट और सर्वोच्च उच्च न्यायालय तक, और हर अदालत के अंदर जब किसान भाई जाते हैं तो उनको मुआवजा बढ़ाने की राहत दी जाती है। मेरे पास कसार गांव है मेरे ही जिले में और भादरगढ़ विधानसभा में, वहां 5,80,000 रुपए में अखबार हुई थी और उन्होंने केस डाल दिया। तो मेरे को कुछ साथी मिले थे, वो कह रहे जी हमारा हाई कोर्ट से 1,94,00,000 तो पास हो चुका, मंजूर हो चुका विद इंटरेस्ट। जो मुआवजा उन्होंने उठाया नहीं था उस पर इंटरेस्ट भी लगता रहा। और अब हम कलेक्शन कर रहे हैं जो भाई उससे प्रभावित है एक्वायरमेंट से, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां फीस ज्यादा लगती है और प्रति डेट फीस कुछ वकील कोई प्रावधान होगा वहां का, तो हम चंदा कर रहे हैं। अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारी जो जमीन ली वो एक प्राइवेट कंपनी से समझौता कर दिया। तो विधानसभा में खट्टर साहब तो हुड्डा साहब ने पूछे थे कि एक बुजुर्ग का पोता हो रहा था और उन्होंने गायक कलाकार कर लिया, वो हारमोनिया बजाओ था तो उसके हाथ कांपे थे, और फिर वो डरना डरा गावन लग गया तो उसके दांत लेकर के पड़ गए। तो वो बूढ़ा लठोली लेकर आगे बैठा था ना, स्टेज पे चले गया और उन्होंने स्टेज पे वो लठ मारा, तो वो गायक तो बेचारा गर्द हो रहा था। वो नु लेता वो के बात है पिटेगा नु बोले ना, फिर ये लठ क्यों बजाओ है,
ले उलट तेरता ही ना बचता, तू तो साई लेकर आ रहा, बोलाया उड़ा रहा, तू तो गाले। पर मैं उसने देखू जो तने लेकर आया था, तो हम भी उसने देखा जो ही रिलायंस ने लेकर आया था। अनुबंध भी हुआ है, सौदे भी हुए हैं, माल भी बट्या है, कमीशन भी गया है, और किसान तबाह करने का काम भी किया है। तो मैं नहीं पूछना चाहूंगी न लेकर पूरा था। आपने 30 साल तक हुड्डा साहब के साथ काम किया। हाँ, तो कोई ऐसा किस्सा या फिर ऐसा दृश्य देख कर मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो भाई, मतलब कोई हैरानी वाला ऐसा कोई किस्सा है आपको याद जो बताना चाहो? हाँ हैरानी है। मैं जलूस काट रहा था, चुनाव लड़ रहा था, इनके मैसेज वगैरह और फोन इनके रिश्तेदारों की इनके कि भी आजाद उम्मीदवार है, वो भी अपना उठाया और उसकी डाल दो वोट। अच्छा। और टिकट मैं ले रहा था कांग्रेस का, बाबू बेटा हमारे पुत्र थे देवेंद्र तक ही भी एक रोड शो कर दे, सम्मानजनक हार हो जाएगी, हरवा तो दिया तुमने, वो माने नहीं। उन्होंने कहा हुड्डा साहब आ जाएंगे, हुड्डा साहब ने टाइम दिया 2 बजे का, आ गया 11 बजे। जब तक आधी जनता भी ना आई, 2 बजे का टाइम दे तो 2:30 हुआ तो जनता इकट्ठी होगी, फिर भी काम चल गया था। बोले झज्जर से आदमी बुला रखे, झज्जर से प्रोग्राम होता था हमने बुला लेते। तो इस तरह चलता रहा। चलो कोई बात नहीं, एक पार्टी एक जिला होने चाहिए इकट्ठे, क्या बात होगी, 4 भाई 4 कार्यकर्ता है तो पार्टी गई है तो सपोर्ट करी, कोई बात ना। फिर देवेंद्र का तो बात करी मैंने, उसने मेरे तो कही भाई वो झज्जर प्रोग्राम है मंडी में और वहां चले जाओ आप। जिस आदमी की 30 साल साधना करी उसने साधना भंग कर दी। तो मैं सुबाना गांव है मेरा बादली विधानसभा का, और वहां से मोड़ के और सीधा झज्जर की तरफ रवाना हो गया। तो वो आदमी वो भाग्या पंडाल कुछ पहले भी थे, तो वो खड़े हो गए चारों तरफ लोग, वो और भीड़ होगी, कई 100 आदमी थे साथ मेरे साथ जरूर। तो मैं छोड़ के आया, तो बड़े थे, सीनियर थे, नेता थे, तो मैंने से उसके चरण स्पर्श करने का प्रयास किया, तो उसने मेरा धक्का मार दिया उधर स्टेज पे, और लोगों ने देखा है वो। तो इससे ज्यादा और अपमान क्या करेंगे, 30 साल की साधना बंद कर दी। कार्यकर्ता ही कहाँ आएंगे, निजी हित सर्वप्रिय है। अगर आज हमारा बुरा टाइम आ गया, खुशी में तो सब है, जड़े भी दरवाजे आकर डांस करें, इनकम्बेंसी थी, कुछ विरोध था, कुछ गलती थी तो मैंने समझाते, कहते भी आगे नहीं, मेरे तो माफी मंगवा दी, फिर भी ना कि वोट दे दी। और गलती कहाँ रही है आप मानते हो, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक? वैसे ही बस जनता तो बड़ी है, भगवान का रूप है ना, हो जब भी मांग लेते की बुराई से। मेरा बड़ा भाई को नाराज हो रहा है, भाई को मेरे तो गलती होगी तो क्षमा कर, तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई कि क्या हो गया बताओ, छोटे बड़ा आदमी बना है झुकने से। तो आपने ये भी मतलब खबरों में चर्चाएं चल रही थी, INLD ज्वाइन करने से पहले CM साहब भी से भी मिले आपको, मनोहर लाल जी से, कितनी क्या सच्चाई है? नहीं मिली? 100% मिले हूँ, सच्चाई है। ये जो उम्मीदवार था कांग्रेस पार्टी का जो टिकट लेकर आया, इसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं, ना इसका कोई संघर्ष, ना इसकी यह कर्म भूमि। पैराशूट उम्मीदवार था, बाबू बेटा की चाटुकारिता, चापलूसी, और यहाँ तक कह आगे मैंने CD बना रखी, इनके रिश्तेदारों की वे चलवा दूंगा मीडिया में, गेट के ऊपर कहा, पब्लिक के सामने कहा, सैकड़ों कार्यकर्ता सुन रहे थे वहां, और मैंने तो मरना पड़ेगा, लेकिन मैं चैनल वालों को दे जाऊंगा वे CD। और वो क्या CD थी, या तो वो जाना या उसका भगवान जाना। मैं भाई किसी को टिकट मिल जाए, तेरा कोई हक नहीं है। 20-20, 25-25 साल से कार्यकर्ता लग रहे हैं। मैंने जिस तरह नरेश हसनपुर था, कईयों के नाम भी लिए मैंने, भाई इनको दे दो, मैं बादली में स्वागत करूंगा, 5 लाख की माला कर लूंगा, बादली के दफ्तर का पूरा खर्चा दूंगा, 10 गाड़ी दूंगा पूरे चुनाव में, कितना चलाओगे, किराया मैं दूंगा, उनका तेल का खर्चा मैं, ये योगदान करूंगा। पर किसी कार्यकर्ता को दे दो वोट मांगने का, जनता के बीच में रास्ता खुल जाएगा। जो तो पैराशूट उम्मीदवार थारी तो चापलूसी करे, कार्यकर्ता तो इसका कोई सरोकार नहीं। भाई पार्टी की वोट ही थारा थोड़ा वजूद बन गया, CM बने पीछे, न तो तुमने कोई ना बुझा करता। हमारी वैल्यू थी, उनकी कोई वैल्यू थे नहीं थी हमारे इलाके में। समय है यो बदलता जरूर है, आज उनका है कल उनका भी नहीं रहना, बदलेगा यो, अभिमान का सर भी नीचा अगर यो बदलेगा यो, समय है ये बदलता जरूर है। तो इन्होंने यो थोप दिया बादली हल्के पे, अब थोप दिया तो मेरा इरादा ये था कि भी इससे अच्छा सारे ने को खड़े रहे कांग्रेस में, लेकिन वोट कांग्रेस
धनखड़ साहब से भी कुछ ज्यादा नाराज हो गए थे। काम तो उसने बहुत करे, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत जो लोगों से व्यवहार था ना, कार्यकर्ता से, बुजुर्गों से, तो वो लीडर, सीनियर लीडर, बड़ा लीडर था और ऑल इंडिया का वो किसान सेल का रह भी रहा था। तो उसने यहाँ अपने को अपने दर्शाया नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। लीडरशिप में रहा वो, और उससे जो व्यवहार से नाराजगी थी। बाकी उसने ना कोई गलत काम करे, ना वो किसी ने से दिया, और काम भी उसने जब 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही उससे ज्यादा करवाए। तो मैंने ये लिया भी मैं आज इसके साथ कैसे पीछे लगूं, 2 बार का एमएलए हूँ। तो मैं सीएम साहब की सटेज पे गया, लेकिन मैंने ये कहा मैं सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ को समर्थन देता हूँ। और फिर पाटोदा आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने राजपूत समाज ने उनको पगड़ी बांधी। दूसरा भी समाज के जो भाई थे सम्मानित, खाप होगी या जो भी होगी, वो गांव की थी, तो वो दूसरी पगड़ी और लेकर आ गई। तो वो बोले यार एक पगड़ी बांध दी तो इसको तो मैं नीचे तो रखूंगा नहीं, तुम्हारा एमएलए कौन है? तो धनखड़ साहब पहुंचे नहीं थे, तो लोगों ने रुके मार दिया, यो है जी हमारा एमएलए। उसने वो पगड़ी मेरे को पहना दी और दूसरी पगड़ी रखवा ली फिर से। तो वहां भी गया मैं, और फिर सिलानी खूब तालियां भी बटोरी, भाषण भी हिट हुआ। यहाँ स्टेडियम में आए थे मनोहर लाल खट्टर, तो 2 बार का एमएलए था, ले जाते थे बुला घर से, चलो आपको याद कर रहे। बाकी मैं खट्टर साहब से जिस तरह भाई हमारा रिश्तेदार था आईडी स्वामी, उसका वो गुरु जी कहते थे उसको, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत सरकार के होम मिनिस्टर राज्य मंत्री रहे हैं। तो उनके स्वर्गवास पर भी आए, 13वीं पर भी आए, उड़े भी मुलाकात हुई। व्यक्तिगत राजनीतिक आधार पर मैं खट्टर साहब से आज तक फेस टू फेस नहीं हुआ। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इरादा था कि इससे बेहतर उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ और उसकी मदद करें। ओम प्रकाश धनखड़ की मदद 100%। और उसके बाद जब वोट पड़गी तो उसका जन्मदिन था, फोन करे उन्होंने, प्रधान जी आ जाओ। तो मैं उसके साथ उसका मुंह मीठा करवा गया और वो एक कमरे में ले गया, चल दोनों भाई कॉफी पीते हैं। ठीक है, एक कॉफी पी के 10-12 कार्यकर्ता थे। मैं साहब आपको शुभकामनाएं, लंबी आयु हो आपकी, बढ़िया राजनीति चल, स्वस्थ भी रहो आप। और आज के बाद में मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, ना मेरा कोई सरोकार है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। अब मदद में आगे तो कोई जलसा होगा, किसी गांव में नुक्कड़ सभा होगी तो जाना पड़ेगा ना। मदद को रिमोट कंट्रोल तो होती नहीं, झोली पसारने तो भैया के बीच में जाके तो मेहरबान होंगे। तो मैं उसके साथ था और उसी की मदद करी थी। और उसके बाद ना मैंने कोई बीजेपी का सदस्य बनाया, ना ज्वाइन कराया। फिर वो स्पीकर का फोन आया मेरे द्वारा कि आप आगे सीएम साहब से मेरे से मिलो। मैं ना गया, मैं जी मेरा बीजेपी में कोई सरोकार को। फिर मैं 7-8 महीने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलता रहा। फिर जो निजी साथी थे उन्होंने मेरे को राय दी, भाई यहाँ घर बैठ कर तो जंग लग जाएगा, बंद मकान में लेवड़े पट्टे, खड़ी गाड़ी के जंग लग गए, और घर बैठे उठे लीडर का फूई लग गई, तो आपको इनको मंच। तो मैंने देखा भाई जिंदा दिली और मर्द आदमी चाहे बेशक हमारा उड्डा नहीं था, बैर बंद हुआ रखा था, पर अब जिंदा दिल आदमी है, जुबान का धनी। तो चुटाला साहब यहाँ जरा रहे थे, उस दिन मैं यहाँ था नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर करी भी पंडित जी की चाय पी लेंगे, मैं ठा लिया। न फिर 4-5 कमांडो आए थे, माँ जी बोले भाई साहब चाय पीने की इच्छा जाहिर कर रही थी, घर नौकर ने बता दीजिए है नहीं। फिर वे दूसरे दिन फिर आग मिलने बैठते, मैं बता दी भाई माँ जी यार तू पाया नहीं, माँ जी मैं तो रिश्तेदारी में शादी की उड़ जा रहा था, मेरे तो टाइम दिया और पहले बताइए तो मैं पता जी चाहे रिश्तेदारी में घर क्या नहीं भेजता है, मैं आगे पीछे का टाइम देता। फिर बोले साहब कह रहे हैं चलो जी, चंडीगढ़ चले गया। उन्होंने बड़ा प्रोग्राम कराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी घर बैठ के लेते पूर्णतः यार एक दमदार नेता
और मंच और मीडिया जरूरी है नेता के लिए, वो मेरे को मिल गया है। आपने अभी जिक्र किया कि मैंने अभय सिंह जी की मतलब जुबान के धनी के बात पे ही पार्टी को ज्वाइन किया था। आपने वो मतलब दरिया दिली या फिर उनका वो रवैया कब देखा, कोई ऐसा उदाहरण है आपके सामने? हाँ, बहुत सारे। विधानसभा में गए, 3 काले कानून की बात थी। कांग्रेस पार्टी इतना अत्यधिक संवेदनशील मामला था। भारत कृषि प्रधान देश है, हरियाणा सुपर कृषि प्रधान प्रदेश है, और जब उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी, जुल्म सितम की दास्तान लिखी जा रही थी जमीन हड़प करने के लिए 3 काले कानून का जब प्रस्ताव लेकर आई बीजेपी हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो इधर ये पार्लियामेंट का अधिवेशन, विधानसभा स्टेट पार्लियामेंट का अधिवेशन बुला चुके थे, और उधर से किसान आंदोलन की राहों पर चल पड़े थे पंजाब से, और उनका कारवां आगे बढ़ता था 10-20 किलोमीटर, और किसान जुड़ रहे थे। ऐसा प्रचंड रूप धारण कर लिया था। किसानों, लाखों की संख्या में किसान पंजाब से और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। तो इन्होंने भी नोटिफिकेशन कर दिया था, 10-15 दिन पहले करना पड़ता है। एमएलए को रिसीव भी हो गया था, एमएलए ने तैयारी करके वहां पहुंच भी गई, और बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग जब होती है, मेरे पास फोटो भी है, तो उसके अंदर दुष्यंत डिप्टी सीएम, अनिल विज शिक्षा मंत्री गुजर साहब, और राजेंद्र सिंह नांदल, और गंगवा डिप्टी स्पीकर, स्पीकर को और मनोहर लाल को कोरोना हो गया था। और जब वो समर्थन में प्रस्ताव करना 3 काले कानून लागू हरियाणा में भी, और इसका हरियाणा प्रदेश की जनता सकारात्मक रूप से समर्थन करती है, हरियाणा सरकार, कोई विरोध नहीं है। तो वहां से जो किसान चल पड़े थे, तो बीजेपी की जो नेता थे उनके होश उड़ गए, उनके इरादे डगमगा गए, और उन्होंने 3 दिन का अधिवेशन 1 दिन में कराया, और 1 दिन का अधिवेशन 3 घंटे में कराया, और 3 घंटे का अधिवेशन 1.5 घंटे चलाया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे, जब तक उसकी सहमति और साइन नहीं हो जाते, नोटिफिकेशन होने के बाद में 3 दिन का अधिवेशन किसी भी सूरत में रूलिंग पार्टी 1 दिन का, 3 घंटे का, 1.5 घंटे का नहीं कर सकती थी। वहां विधानसभा में दर्ज है, ये गए, बिल्कुल अकेले गए। अमित शाह का फोन आ गया रात को, प्रेशर में जा गए, और इन्होंने कहा मेरे लिखा है 3 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 3 घंटे नहीं, चाहे 3 मिनट का, और सहमति जता दी। तो आपको मतलब कहीं भी लगता है कि उनके साथ थे? 101% सिद्ध हो रहा है ये। तो राज्यसभा के चुनाव उठा के देख लो, हमारा भाई दीपेंद्र लड़ता तो बीजेपी उम्मीदवार नहीं देती, और जब आर के आनंद लड़ता है तो 26 वोट और 36 वोट, 26 वोट वाला जीत जाता है, 12 वोट शाही प्रकरण की भेंट चल जाती है। वो सारा साजिश थी, प्रायोजित प्रोग्राम था, बीजेपी के सारे हो रहा था, करोड़ों सैकड़ों करोड़ का लेन देन हो रहा था। और अब आप देख लो, भाई ने लड़ा, दीपेंद्र जी ने, एमपी ने, राज्यसभा के मेंबर है। जब शैलजा जी चुनाव लड़के गई थी राज्यसभा में, तो हुड्डा साहब नहीं चाहता था इसको टिकट दे रही है राज्यसभा में, इनकी अनबन थी, उसको सेंटर से टिकट आ गया, वोट गिरनी पड़ी, चाहता था किसी तरह हार जाए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब ये हर बार कामयाबी थोड़ी मिलती है। तो हुड्डा साहब से एक मीडिया वाले साथी ने आपकी तरफ पूछा कि जी आप तो खुश नहीं थे, शैलजा तो जीत कर चली गई राज्यसभा में। तो हुड्डा साहब का कथन थे, बयान थे कि क्या राज्यसभा होती है, राज्यसभा के मेंबर विवाह शादियों की घोड़ती होते हैं, विवाह शादियों की घोड़ी होते हैं। मैदानी जंग का घोड़ा वो होता है जो विधानसभा और पार्लियामेंट
चुनाव लड़कर जीत कर जाते हैं। तो आज उनसे बहुत सारे और विपक्षी पार्टियों भी इस ये बात मैंने जो उठाई उसको कवर किया है, उन्होंने पकड़ा है। और भी कई साथी मैंने देखे ये बात उठाते हुए। तो आज हुड्डा साहब से सवाल भी कर रहे हैं कि हुड्डा साहब आज बताएंगे राज्यसभा का मेंबर विवाह शादियों की घोड़ी है या मैदानी जंग का घोड़ा है ही नहीं जवाब। तो आज बताएंगे कि 31 वोट वाला हार गया और 26 वोट वाला जीत गया। तो ये कैसा क्या खेल चल रहा है? मिली भगत बीजेपी से सिद्ध है, जनता परिचित है, देख लेना। आखिरी दाव आखिरी पारी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आखिरी दाव ये होगा, सीएम डिक्लेयर नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी, सीएम डिक्लेयर नहीं कर रही, कुलड़ी में गुड़ फोड़ने की हमारी आदत नहीं, सीएम बनाएगी भी नहीं कांग्रेस, मैं पहले भी कह चुका। फिर बद्दुआ भी पीछा कर रही है। बहुत सारे हमारे जैसे साधारण परिवारों के नेता तो नहीं, हम कार्यकर्ताओं का वध किया इसने, नेताओं का भी वध किया इसने। निजी सर्वप्रिय है ना दोस्ती। ये जो लोग बहका रखे इसने, ये कह रहे मैं एमएलए लेकर चला जाऊंगा। दल बदल विधेयक कानून है, एमएलए इसके साथ जाएंगे ना उससे पहले उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऑनलाइन अब सब कुछ, हाईकमान का एक नोटिस जाएगा सीधा विधानसभा में, वे एमएलए नहीं रहेंगे, इनके साथ जाके क्या करेंगे? दोबारा चुनाव लड़वाओगा उन्हें। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ये बात सही है कि औपचारिक तौर पर प्रभारी आएगा और एमएलए से पूछेगा कि भी आप बताइए अपनी राय, और वो एक सुर में ये कहेंगे हम अपना फैसला हाईकमान पर छोड़ते हैं। ये बीजेपी में होता है, ये कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है। अब वो हाईकमान को रिपोर्ट देगा कि जी जो विधायक दल के नेता हैं उनके मन में कुछ भी हो, उन्होंने कहा हम अपना फैसला हाईकमान पर छोड़ते हैं। कोई एंटेन करेगा या मीटिंग में ना होगा, वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लागू करके उसके ऊपर भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दल बदल विधेयक कानून है, ना तो सरकार ने ना तोड़ दिया था 1 साल में। अब हाईकमान चिट्ठी भेजेगा और वो अपना प्रभारी के साथ ऑब्जर्वर और टीम आएगी, 5-6 आदमी जो नियुक्त होगी वहां, और वो आकर चिट्ठी पढ़ के सुना देगा कि हाईकमान का आशीर्वाद इस आदमी को मिले और ये प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और वही जारी हो जाएगा। और तमाम के तमाम विधायक जाके और इसके पास रिपोर्ट करो और इसका साथ और सहयोग करो। कानून है, बह कहते फिर लोगों ने, मतलब सारा लालच कुर्सी का कह रहे हो एक तरह से। कुर्सी का 100% निजी सर्वप्रिय है, जनता की हितों की अनदेखी, कार्यकर्ताओं की हितों की अनदेखी, यूज एंड थ्रो। तो यही बात जिस तरह से आपकी पार्टी से भी हम करना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला वहाँ डिप्टी सीएम बन गए अपने 10 सीटें लेके, लेकिन अभय सिंह कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई भी चीफ मिनिस्टर की है। कुर्सी की लड़ाई तो एक तरह से वहाँ भी चल रही है। तो कुर्सी तो ईपी थी, सबसे पहले खट्टर ने ऑफर दिए, मंत्री बनाता, नट गया अगला। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और आप कह रहे किस बात से प्रभावित हुए? तमाम के तमाम हिंदुस्तान के नेता हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, आसाम से लेकर केरला कर्नाटक तक। क्या एक भी माई का लाल ऐसा नहीं था कि पद को ठोकर मार कर कुर्सी को छोड़कर किसानों की आवाज बुलंद करने का काम करे और सरकार को मजबूर करे? एक ही माई का लाला अभय सिंह चौटाला पूरे समूचे भारत में, चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, को छोड़ के दिखाओ ना। आज मेंबर सरपंच के ऊपर कत्लेआम हो जाते हैं, जो हार जाता है वो दूसरे दिन मरवा दे। एमएलए का पद था कि एमएलए था अपनी पार्टी का, वो भी छोड़ दिया था। अब जो छोड़ा तो उससे ज्यादा वोट आई और फिर जिताया किसान वर्ग ने, जनता जनार्दन ने। तो आज कोई है कि नेता, आप कह रहे थे कोई ऐसी बात जिससे आप प्रभावित हो बेगी यारी, देश में रिकॉर्ड है। कोरोना काल में तमाम के तमाम लीडर लुके थे, कोरोना हो गया था उनका, जान की परवाह ना करी, किसानों की ढेरिया पड़ी थी, कोई खरीदार नहीं था, किसानों के फोन गए, भिवानी से गए, जींद से गए, सब जिलों से गए कि चौधरी साहब कोई हमारी शुद्ध लेने वाला नहीं, कोई फोन उठाता नहीं, हम बीमारी का प्रकोप
जानलेवा बीमारी कोरोना की, और ऊपर से हमारी फसल नहीं बिक रही, हम फसल के ऊपर पड़े हैं, बीमार होने का डर है, मच्छर खा रहे हैं, कोई खरीदार है नहीं हमारी फसल का। तो तमाम के तमाम हरियाणा की मंडियों का दौरा किया अभय सिंह चौटाला ने, और सरकार ने घुटनों के बल आकर एक एक किसान की चीज फसल खरीदने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया तो उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। आपने तमाम मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा, अगर एक उसमें पूछना चाहें कि आप 10 में से 10 के 10 नंबर या फिर बेस्ट सीएम आपकी नज़र में कौन है हरियाणा में? ओम प्रकाश चौटाला। किस भी आपसे, इस भी आपसे कि आप उनकी पार्टी में या फिर उनकी कोई ना, कार्यशैली ऐसी थी? मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ। बहुत पुरानी बात है, बचपन की बात है। चौधरी देवीलाल बने, बंसीलाल बने, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए बेहतर काम किया, लेकिन हमारे को इतने सक्रिय नहीं थे पूरी के क्या काम उनके याद हो। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी है, वो तुरंत निवारण करते थे, जनता दरबार लगाते थे, और मुख्यमंत्री गांव के चौक चौराहे पर बैठकर जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। छोटे मोटे काम डिस्ट्रिक्ट स्तर के अधिकारी वही होते थे। हमारे गांव के अंदर दरबार लगा था जज्जर, एक दिन में 24 ड्राइविंग लाइसेंस बढ़ कर गए थे, जब इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती। बहुत सारे पेंशनर थे, तुरंत वही अफसरों को कहा ये कागज ले पेंशन। तो अफसर के ऊपर सरकार, शासन और प्रशासन दिखाई देता था कि ये शासन है, ये सरकार है, और ये प्रशासन है, ये आदेश दे रहा है, और जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए जो भी उपलब्धियां होनी चाहिए, काम होने चाहिए, वो हो रही है। अब जनता दल तो मनोहर लाल खट्टर जी भी लगा रहे हैं, मतलब वो नहीं कर रहे समस्या बचने वाला? नहीं, देख रहे हो ना आप, आपके सामने है, किसी ने रॉकेट में बैठा हुआ है, किसी का अपमान करा है, एक बेटी ने लुगड़ी तार दी, अपने हितों की रक्षा करना चाहती थी, वो सुरक्षा चाहती थी, या तो भी समस्या थी। तो मुख्यमंत्री तो देश का राजा हो है, बाप का दर्जा है उसका, तो पुरस्कार था, बेटी आप ऐसा मत करो, आपकी जो भी समस्या है 24 घंटे के अंदर अंदर बताता डीसी ने, एसपी ने, क्या समस्या है इसकी सोल्व करो, और शाम तक मेरे को रिपोर्ट दो। मुख्यमंत्री है वो। आज एक बहन जी डिमांड कर रही थी, माइक ले गए, वो बोले तो चंद्रयान पर पहुंचा दी, वहां चौथा जगह है। ये क्या है, ये मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? ऐसो बनिए बातें है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए मुख्यमंत्री ने, गलती हो जाए तो खेद प्रकट भी कर लेना चाहिए। अगर आप सीएम साहब से मिलो, मतलब आपकी भेंट हो, तो सबसे पहले प्रखर आवाज में या फिर पहली समस्या आप क्या रखोगे उनके सामने? मैं मिल लू है ना सीएम से, ना आज तक मिले, मिल लू है ना। इसका क्या कारण है? मन ने भी बैठा देगा चंद्रयान में, फिर क्या करूंगा, मिल लू है ना मैं तो। भाई साहब मैं ना मिलूँ। तो अब आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, एक विधायक कह रहे हो, आगे मतलब कार्यनीति या फिर कार्य प्रणाली किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएगी कि हाँ सरकार बनाए, क्योंकि दावे तो हर जगह से कर रहे हैं कि। देखिए भाई साहब, आप लालच की बात करें, बीजेपी के साथ जाने की बात करें, ये सार्वजनिक तो होती हुई नहीं बात है, पर सबको बेरालत मत की सरकार थी, मजबूत है मेरे था। और आज अगर कोई सरकार को बार बार मजबूर करता है और घेरता है, तो पूर्ण रूप से विधानसभा के 89 एमएलए पर बार बार भारी पड़ता था, अभय सिंह चौटाला पड़ता है। और जनता भी इस बात से प्रभावित है कि लोकहित के मुद्दों में सरकार को घेरने का काम किया है, मजबूर किया है, तो उस शख्सियत का नाम अभय सिंह चौटाला है। और बार बार भागने का काम किया है और मिली भगत की है, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। तो आज जो जनता मेहरबान है, जनता मेहरबान होगी तभी सत्ता आएगी। और आज काफी बड़ा जन समर्थन इनेलो पार्टी को मिल रहा है। आप देखो मेवात में एक वर्कर मीटिंग थी, और उसमें जो कांग्रेस स्टेट लेवल की रैली करती है ना, वर्कर मीटिंग में नू में 10-12 हजार आदमी थे। तो मतलब क्या कह रहे हो, मतलब ऐसी नीति है कि आगे लोकदल सरकार बनाएगी? 100%। एक गला भी जीत गया नर कसर रहेगी। तो बीजेपी ने तो डांटनी है कांग्रेस, और कांग्रेस ने डांटनी है बीजेपी, और जोड़ से न जरूरत हो मेरा समर्थन करते हो, सीएम बनूंगा मैं, मर्द आदमी है वो, पकड़ा है। आपने भी पकड़ मतलब पक्का। तो मतलब ऐसा कोई मोमेंट बताओ जो ये देख के आपको मतलब अचंभित हो गए हो कि हाँ ये तो गजब ही कर दिया।
गजब कर दिया किसान भाइयों ने कही आप देवीलाल के वंशज हो और थारी खानदानी परंपरा जब दलित वर्ग पर, जब मजदूर किसान वर्ग पर मुसीबत आई है तो आपका दादा तो तुरंत प्रभाव से जनता के हित सर्वप्रिय मानता था और कुर्सी को छोटी जी ठोकर मार देता था। अगर आपने किसानों का साथ देना है, कोई भी नेता आएगा तो वो पहले पद से त्याग कर पड़ता। वही कह दिया कि 26 तारीख सरकार ने दी है, दोपहर के बाद में मीटिंग बुलाई है, 26 सुबह से 26 जनवरी है, और शाम को अगर फैसला नहीं हुआ तो 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा। 27 तारीख को इस्तीफा दे दिया। बताओ आप दिया नहीं दिया? तो आपको कहीं ना कहीं लगता है अगर परिवार अलग नहीं होता तो आज कुछ माहौल अलग हो जाता है इस वक्त, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, बंदी बुआरी में तो ताकत होती है। परिवार अलग नहीं होता तो पिछली बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं होता। इन लोगों की सरकार आ गई थी, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी थी। चुनाव का दिन कब आए उस दिन सरकार बननी थी, वोट पड़नी थी, थोड़ा समय बच रहा था। इन्होंने किसके बेकायम आए, इन बड़का नन्ना दादी करती और कौन पाड़ दिया और आया हुआ राज भरी भराई खीर की थाली में मुश्किल मारने का काम कर दिया। आपकी भेंट हुई है कभी मतलब दुष्यंत चौटाला से? नहीं, मैंने आज तक दुष्यंत चौटाला देखा ही नहीं। अब 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्मोत्सव पर कैथल में रैली करने जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल, तो मतलब क्या आगाज होगा वहाँ 25 तारीख को? इंडिया गठबंधन के सारे 80% नेता लग रहे हैं, उनसे मंत्रणा होगी, अगली दिशा निर्देश जो भी होंगे पार्टी हाईकमान के उसके मुताबिक जो भी फैसला लेगा। तो डिसीजन अथॉरिटी मैं तो हूँ नहीं, लेकिन पार्टी का जो एजेंडा होगा उस पर काम करेंगे। अब ये कहते हैं कि मतलब आमदरात में बात चलती है कि भूपेंद्र सिंह आधी रात को कार्यकर्ता का फोन उठा लेता है, कितनी सच्चाई इस बात में? एक आदमी ने उल्ले मन 25 बात उठाई विधानसभा में, फिर तेरे कैसा पत्रकार भाई ने उल्लिया मनवाई कह, मनवाई तो एक भी को ने फोन उठा लेना काम क्या है कि करवाओ है, एक का भी नहीं, ये को बात नहीं फोन उठा ले। आपका 30 साल का अनुभव है ना उनके साथ? हाँ, माथे में तोड़ी गिरेगा, काम की बताओगा, जब वो बड़ा ही मार लग जाओ कुछ होगा। माथे में तोड़ी गिर लिया, काम की बताती छोटे छोटा बता दे, चलो हाथ खाओ ना होगा, जब भी होगा रुकी मिनट का काम लगा, जब भी माथे में तोड़ी गिरा काम बताती। और यही सवाल हम अगर अभय सिंह जी के बारे में पूछे तो उनका क्या रवैया रहता है? मुंह पे नाट जी अगर करना है दैट देनी करेगा, आप सरता ही होगा, ये बता मेरे को करके आप फोन देख लोगे, व्यवहार देख लो। तो आपने कभी आजमाया है? मैं क्या थी, मैं तो भगवान की दया, मेरी इतनी परमात्मा की दया, मेरे पास है, परमात्मा को काम रुकता है ना। तो हम फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं 2-4। अभय सिंह के अलावा आपको दबंग विचारधारा वाला कौन नेता लगता है हरियाणा विधानसभा में? कोई नहीं, मैं खुद उनके बाद में। और आप बताओ। नहीं, आपसे पूछ रहे ना आप बताओ, पत्रकारों सारे हरियाणा में घूमो देश। नहीं, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं। मैं अभय सिंह के बाद में मानू तो किसी ने अपने आप नहीं मानू, दम है मेरे भैया का दिया, और जब तक मेरे भैया शरपा था मैं ना साहब था, क्या ही नहीं। अभय सिंह दबंग आदमी है, उसके बाद में अगर कोई क्या नहीं मानू तो मैं अपने आप नहीं मानू, और भाई मेहरबान है मेरे। सत्ता पक्ष में अगर आपसे मतलब पूरी उस विधानसभा में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? अनिल विज। अच्छे संबंध उनके साथ है? हाँ, मेरे साथ रहे ना 10 साल, और मैं चेयरमैन रहा हूँ और वो मेरे मेंबर रहे। तो उनसे लास्ट मुलाकात कब हुई थी आपकी? लास्ट मुलाकात 1-1.5 साल हो। अच्छा। चाय पी थी, विधान वो चाह रहा था तो लिफ्ट में मिल गए थे, फिर पकड़ के ले गई, आदर सत्कार करा, चाय पी ली, बैठे आधा घंटा। तो अगर हम जिस तरह से हम पूछना चाहें कि आम जनमानस के भी आपसे, जो मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री इनसे जब मुलाकात होती है तो पहला संबोधन क्या रहता है? ये बात मिल नहीं आज तक, ना मुख्यमंत्री से, अनिल विज से मिले हूँ, मूलचंद शर्मा से मिले हूँ, रामविलास शर्मा कोई है नहीं पहले थे, उनसे मिले हूँ, बाकी ज़्यादा लीडरों से। तो अंत में अगर आप दर्शकों से या फिर हरियाणा की तमाम जनता से अपील या फिर कोई संदेश अपना देना चाहो तो क्या कहोगे? यही है, बस जनता जागरूक है, आने वाला जो फैसला लेगी जनता सोच समझ कर लेगी, और हम तो जनता के सेवक हैं, उनके रहमो कर्म पर ही है जो कुछ हमारे पास, तो उन्हीं के आशीर्वाद से है जो कुछ।
सब भाइयों को आने वाला जो समय है वो सोच समझ कर, फर्जी आदमी फुकरापंथी करने वाले सुबह से शाम तक झूठ बोल जा, बह खा जा, बड़े बड़े सबज बाग जनता को दिखा जा, नौजवानों को सबज बाग दिखावा, और जिन बच्चों के लिए, जिन नौजवानों के लिए हमारे को एजुकेशन के प्रबंध, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, उनके हाथ में दारू की थैलियां थमा दे, चरित्रहीनता का पाठ पढ़ावा, सत्ता प्राप्त करने के लिए, एमएलए बनने के लिए, ऐसे बच्चों से पेरेंट्स को भी सावधान रहना चाहिए। और बच्चों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहो और ऐसे लोगों को नकारना जरूरी है इस क्षेत्र से। तो ये थे हमारे साथ बादली से पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी। इनसे काफ़ी लंबी बातचीत की और उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगी। अगर आपका कोई सवाल या फिर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।